हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर, और वेलकम करती हूं आपका इस अमेजिंग से पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे। हम आ गए अपनी उड़ान फास्ट ट्रैक बैच में। डेफिनेटली उड़ान भरने वाले हैं, हर रोज भर रहे हैं। अब ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। यानी कि जहां हमने अपनी गाड़ी रोकी थी लेक्चर नंबर 1 में, जिस स्टेशन में हम रुके थे, आज हमारी गाड़ी उस स्टेशन से आगे जाने वाली है। आज हम कवर करने वाले हैं अपने कुछ और टॉपिक्स। यानी आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आई होप कि आप सब एक्साइटेड हैं, सब लोग अपने अच्छी से रिवीजन करके आए हैं, जो 80% रूल था वो फॉलो कर आए हैं। क्योंकि बात हुई थी ना हमारी, देखो यार झूठ नहीं बोलना, बात हुई थी ना हमारी कि हमारा पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि मैम, मतलब मैंने बताया था कि यार करना क्या है कि जब अगले लेक्चर में आओगे तो पिछला लेक्चर जो भी हमने जहां भी छोड़ा है उसको रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा उसको एनसीईआरटी से हल्का हल्का रिकैप कर लेना, ताकि आप मेरी जब क्लास में आए तो आपको ज्यादा पता हो लेक्चर नंबर 1 के बारे में, ज्यादा पता हो। जब हम रिवीजन अभी हम करेंगे ना तो आप बोलेंगे यस मैम, ये नहीं यहाँ पे ये था, ये नहीं ये था। यानी सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हम क्या पढ़कर आए थे, तभी मजा आएगा सेकंड लेक्चर में। कुछ लिंक टूट जाएगा ना, अगर आपको मैं यहाँ पे कोई वर्ड यूज कर रही हूँ जो वर्ड मैंने लेक्चर 1 में इंट्रोड्यूस किया था और आपको उसका आइडिया नहीं है तो आपको आज भी समझ नहीं आएगा। इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट बच्चा लोग कि जब भी आप मेरे लेक्चर मुझसे मिले, नए लेक्चर में मुझसे मिले, तो प्लीज रिविजन करके आया करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेटली कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। पिछले लेक्चर में हमने जाना था न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इट्स अ लाइफ प्रोसेस। आज हम बात करेंगे कि हमारे प्लांट्स इस प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करते हैं। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यानी इसी का ये है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो हम जानने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज स्टोमेटा, हम बात करेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ये सारे टर्म्स जो हैं वो आज उन सबकी मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है, ठीक है। फिर बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया था लेकिन जाना नहीं था, ठीक है। तो आज इसके जो नामकरण हमने किया था इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स इसकी बायोग्राफी जानेंगे, राइट, ठीक है। अब ये उन बच्चों के लिए स्लाइड है जो लोग रिवीजन करके नहीं आए हैं, बट एक सरप्राइज है, ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैम हर बार ये स्लाइड लेकर आएंगे रिवीजन की तो हमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मैम कभी कभी एकदम धप्पा बोल के रिवाइज नहीं करवाएंगी, फिर आप बोलेंगे अरे यार ये स्लाइड कहाँ गई, रिवाइज तो किया नहीं है, अब क्या होगा। इसका मतलब कि आपको ये स्लाइड कभी किसी लेक्चर में मिल भी सकती है और कभी नहीं भी, तो आपको रिवीजन अपने साइड से करके ही आना है, ठीक है। चलिए सो रिवाइज करते हैं व्हाट वाज दैट। देखो हमने बात की थी लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी वो प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन, लाइफ मतलब जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस, जो क्रियाएं करना इंपॉर्टेंट है, उन सारे एक्टिविटी, उन सारी क्रियाएं और प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दोज प्रोसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग एंड मेंटेनिंग योर लाइफ। बट इसमें हमने एक ऐसे प्रोसेस का नाम लिया था जो कि लाइफ प्रोसेस नहीं होता है। कैन यू रिमेंबर दैट नेम? चैट बॉक्स में फटाफट लिखो वो क्या प्रोसेस था जो हम करते हैं। लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टर है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक, बट इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। यानी आई एम हियर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसमें आप एक यंग वन प्रोड्यूस होता है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, बट इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, बिकॉज इसकी वजह से हम जिंदा नहीं हैं। यानी हम जो आज जिंदा हैं वो इस प्रोसेस के रिजल्ट से तो हैं, लेकिन हम जो सांसें ले रहे हैं, जो हम जिंदा एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम मरेंगे नहीं, ठीक है। ये है मोटा मोटा बात। चलिए सेकंड बात हमने क्या की थी, हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना था। यानी न्यूट्रिशन इज वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। यानी हमें एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं और खाने से हम क्या ड्राइव करते हैं, एनर्जी ड्राइव करते हैं। दैट प्रोसेस नोन एज न्यूट्रिशन। बट न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स देन, यानी ऐसे कंपोनेंट जो हमारे खाने में प्रेजेंट हैं, जो एज अ एनर्जी सोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है। यानी हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। खाने में ऐसा क्या है, खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से हमको एनर्जी मिल रही है। अब न्यूट्रिएंट्स के नाम क्या है,
कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे वही नाम हैं तो दिन दिन आप सुनते हो सबके मुंह से कि ये बैलेंस डाइट खाओ, गाजर खाओ, मूली खाओ और चुकंदर यही बोलते हैं ना शायद, हाँ, जो रेड कलर का होता है वो खाओ, राइट। तो ये चीजें आप खाओगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। यानी वो बात कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। चलिए, ये बात हुई थी। फिर हमने कहा था कि न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन आपका एल्गी हो गया, ठीक है। और हेटरोट्रॉफिक क्या था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग तरीके यूज करते हैं। कौन से तरीके, ये अब तक सस्पेंस है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, करेक्ट है। यानी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि अलग अलग तरीकों से उसका इंतजाम करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं, करेक्ट है। जैसे कि हम हो गए, हमारे फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हमें डिटेल में जाना था कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह का होता है, दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटो मतलब लाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट को एज अ सोर्स यूज करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं, लाइट पे डिपेंडेंट है। जैसे कि आपका प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑटोट्रॉफ्स खुद तो खाना बना रहे हैं लेकिन उनको केमिकल्स चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, एमोनिया हो गया। यानी वो कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर देयर फूड। केमिकल्स यूज कर रहे हैं, इसलिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब खुद बना रहे हैं लेकिन केमिकल्स यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। आपके इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये था आपका रिवीजन। आई होप कि यहां से आपको रिकैप हो गया हो कि हम क्या क्या पढ़कर आए थे। नाउ कमिंग बैक टू आवर टुडेज लेक्चर, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, टुडेज चैप्टर। देखते हैं आज क्या लाई है मैम आपके लिए, है ना। सबसे पहला टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी न्यूट्रिशन क्या होता है हमको ये क्लियर हो चुका है, बट प्लांट्स, अब ये तो है नहीं कि हम ऑर्गेनिज्म, मुझे बोलना है, मुझे चलना है, मुझे आपको पढ़ाना है, आपको पंगे लेने हैं, खेलना है, कूदना है, करना है, इसलिए हमको ही एनर्जी चाहिए क्योंकि हमारी विजिबल है एक्टिविटीज, तो हम क्या, हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए हम खाना खाते हैं। प्लांट्स का क्या, अगर वो चलते फिरते नहीं है, बोलते नाचते नहीं है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनको एनर्जी नहीं चाहिए, दे ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी, उनको भी एनर्जी चाहिए, फॉर श्योर उनको भी एनर्जी चाहिए, करेक्ट है मैम, चाहिए उनको एनर्जी। तो अगर उनको एनर्जी चाहिए इसका मतलब उनको भी खाना चाहिए, उनको भी खाना बनाना पड़ेगा, वो खाना बनाएंगे, वो खाना खाएंगे, तो उनको भी एनर्जी चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर देयर मेंटेनेंस, ठीक है। यानी इनके लिए भी न्यूट्रिशन क्या है, जहाँ लाइफ प्रोसेस, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो भी क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है। उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी भी कुछ ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स हैं, करेक्ट है। तो वो अपनी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए दे परफॉर्म, दे सिंथेसाइज, दे प्रोड्यूस व्हाट, they produce their food by the process known as what, by the process known as photosynthesis, ठीक है। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, यानी वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब इस टर्म को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आज हम इसका जिक्र बहुत बार करने वाले हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का नाम आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब आप ये वाला एनिमेशन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, बट क्योंकि आज हम इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा आराम से या बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसकी बायोग्राफी पढ़ने वाले हैं, इसके मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स अगेन सी हाउ इट वर्क्स, कैसे होता है ये, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ग्रीन प्लांट है, पता है हमें, ग्रीन प्लांट जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हाट इट डज इज कि इसके पास क्लोरोफिल है, सनलाइट इसको मिल गई है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो मींस लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब सनलाइट है, क्लोरोफिल इनके पास होता है क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स हैं। अब करते क्या है ये कि ये एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से CO2 लेते हैं एज अ रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो इन्होंने CO2 लिया, वाटर इनको रूट से मिल गया, मतलब मिट्टी से, सॉइल से इनको वाटर मिल गया, ठीक है। तो इन्होंने यहां से वाटर ले लिया, तो यहां से इनको वाटर मिल रहा है, एनवायरनमेंट से इनको CO2 मिल रहा है, ठीक है। अब बचा क्या,
अब इन्होंने CO2 को, वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाया, जो कि इनका फूड है। इट्स अ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इन ऑर्गेनिक चीजों को यूज करके, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, रॉ मटेरियल को यूज करके व्हाट दे डिड इज दे सिंथेसाइज्ड ग्लूकोज। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। ठीक है, ये इनका खाना है, इन्होंने ये बनाया। अब जो ग्लूकोज बन गया है, ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यू शुड नो दिस थिंग कि जो ग्लूकोज बना है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में जब खाना आता है बहुत सारा तो हम बैठ के बस खा जाते हैं, कुछ संभालते, कुछ रखते नहीं है। हम स्टोर करते हैं ना, कुछ चीज़ों को हम स्टोर करते हैं। जब राशन आता है तो हम क्या करते हैं? उनको स्टोर करते हैं आगे के यूज़ के लिए, राइट। तो ये भी क्या है कि जो खाना बनता है उनका ग्लूकोज फॉर्म में, जब तक उसका यूज़ ना हो तब तक क्या है, उसको स्टोर कर देते हैं स्टार्च फॉर्म में। तो यू शुड नो कि खाना किस फॉर्म में बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट के कितने फॉर्म्स हैं यहाँ पे? पहला फॉर्म क्या है कि जिस फॉर्म में खाना बना है, दैट इज किस फॉर्म में बना है? ग्लूकोज फॉर्म में बना है। यू शुड नो कि ग्लूकोज फॉर्म में खाना बना है, स्टार्च फॉर्म में ये स्टोर हो रहा है। बच्चों ये याद रखना, ये बहुत सारे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किस फॉर्म, कौन सा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या यूज़ हो रहा है। अगर पूछेंगे खाना किस फॉर्म में बना है तो ग्लूकोज फॉर्म में बना है। स्टोर किस फॉर्म में हुआ है? स्टार्च फॉर्म में हुआ है। और एक और चीज़, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है? यानी जब इस खाने को आपके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाया जाएगा तो किस फॉर्म में पहुँचाएगा? सुक्रोज फॉर्म में। सुक्रोज फॉर्म में, यानी जो आपका फ्लोएम है, ठीक है, वो क्या करता है? ट्रांसलोकेशन करता है। यानी जो फूड बन चुका है उस फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। ठीक है, अब पहुंचाने के लिए वो थोड़ा सा वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। खाना कैसे आगे बढ़ेगा जब तक उसको कुछ एक मीडियम नहीं मिलेगा? यानी वाटर सोल्यूबल फॉर्म होना चाहिए आपका कार्बोहाइड्रेट का। करेक्ट है। तो सुक्रोज आपका वाटर सोल्यूबल फॉर्म है, यानी जो ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसेस है वो आपका सुक्रोज फॉर्म में होता है। और ये चीज बच्चों आप नोट्स में लिख लीजिए, ये आता है कि सुक्रोज के फॉर्म में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यानी जो आपका फ्लोएम है वो सुक्रोज के फॉर्म में आपके इसको पहुंचाएगा बाकी पार्ट्स तक। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, एक्सेस फूड को। और जो आपका ग्लूकोज है ये आपका क्या है? फूड है। जिस फॉर्म में ये बना है, जिस फॉर्म में बना है दैट इज ग्लूकोज, जिसमें स्टोर हो रहा है वो स्टार्च है, और जिसमें ट्रांसपोर्ट होगा दैट विल बी योर सुक्रोज फॉर्म। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक्सेस ग्लूकोज जो है वो आपके स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था आपका, यह हल्का सा जो ओवरलुक मैंने दिया, इट वॉज अबाउट व्हाट इज या हाउ इज फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, हल्का सा एक इंट्रोडक्शन था, बस कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, अभी तो स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया। अब हमने जस्ट देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हुआ क्या कि आपके कुछ रॉ मटेरियल्स लगे, यानी कुछ इनपुट्स लगे आपके। क्या क्या था? सबसे पहले सनलाइट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ है तो सनलाइट लगा। दूसरा, क्लोरोफिल। दूसरा क्या बच्चों? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा, तभी सनलाइट ट्रैप होगी। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं जो आपको लगते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहाँ से मिल रहा है? एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। ठीक है, फिर वाटर कहाँ से मिल रहा है? रूट से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। आपकी मिट्टी से जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और ट्रांसपोर्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स जो है वो आपको जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, यानी वाटर भी एक रिक्वायरमेंट है, एक रॉ मटेरियल है फॉर योर फोटोसिंथेसिस टू अकर। अब ये चार चीजें हमारे पास हो गई है, इसका मतलब अब हमारा जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो हो जाएगा, यानी यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज क्या है? बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये बन जाएगा कब? जब ये सारे मटेरियल यहां इकट्ठा होंगे, यानी इन सब की प्रेजेंस में ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ने क्या किया? लाइट कैप्चर किया, और जैसे ही लाइट एंटर करेगी कुछ रिएक्शंस होंगी।
जैसे ही लाइट लीफ के अंदर एंटर करती है कुछ रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शंस की वजह से कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, इस रिएक्शन के रिजल्ट में O2 मिला है, ऑक्सीजन मिला है, ठीक है, ग्लूकोज तो मिला ही है, यानी खाना तो मिला ही है। मेन प्रोडक्ट ये था हमारा मेन प्रोडक्ट। खाना तो बन ही गया, लेकिन खाने के अलावा हमें क्या मिला है? खाने के अलावा हमें O2 भी मिला है, हमें ऑक्सीजन भी मिला है। करेक्ट है, करेक्ट है। यानी O2 इज अ व्हाट? इट्स अ बाई प्रोडक्ट, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर है? समझ में आया? यानी ग्लूकोज तो बना, लेकिन साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो ये सारे रॉ मटेरियल थे और हमें एज अ रिजल्ट ये चीजें मिली हैं, ये चीजें मिली हैं। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस में हमारा ये कुछ रॉ मटेरियल लग रहे हैं और ये हमें रिजल्ट मिल रहा है। इतना हमें क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों की फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? वेयर डज इट अकर? द न्यू क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयर डज इट अकर्स? कहाँ होता है मैम? ये इतनी अद्भुत माया जो हो रही है, जो इतना अद्भुत किचन वाला काम चल रहा है, सिंथेसिस वाला काम चल रहा है, ये हो कहाँ रहा है? कहाँ हो रहा है? राइट, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। अब बच्चों मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्लोरोफिल इज अ रिक्वायरमेंट। अभी आपको मैंने बताया क्लोरोफिल चाहिए। क्यों चाहिए? सनलाइट तो मिल रहा है, चलो ठीक है, सनलाइट मिल रहा है। ये तो सनलाइट हमें रोज धूप दिखती है, रोज लाइट आती है, तो इट्स अ व्हाट? इट्स हमको मिल रहा है कि नेचुरल सोर्स से हमको मिल रहा है। दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, यानी कि इट विल अकर जहां पे आपका ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपका? क्या रिक्वायरमेंट है? यू रिक्वायर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, इट्स अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। यहां तक हमको पता है कि मैम क्लोरोफिल चाहिए, ये सनलाइट को ट्रैप करता है और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। बट वेयर डज, कहां है ये ग्रीन पिगमेंट? ग्रीन पिगमेंट कहां है? कहां है? तो सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं बच्चों सिर्फ लीफ में है, तो ये आप आगे जब बड़े होंगे तो आप फिर मुझे बोलेंगे मैम गलत सिखा कर गई हैं। क्योंकि बच्चों ये सिर्फ लीफ में नहीं होते हैं। कोई भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, अगर कोई पार्ट ग्रीन कलर का है, इसका मतलब उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसमें क्लोरोफिल है। यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स में आपका फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब हम लीफ का एग्जांपल इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि लीफ में मेजरली आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो मोस्टली एज अ ग्रीन पार्ट को ट्रीट किया जाता है। करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखें कैक्टस है, कैक्टस में तो कहने के लिए फिर आपकी लीफ है ही नहीं, फिर कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है? वहां कैसे खाना बन रहा है? जो उसकी स्टेम है वो ग्रीन है, वो मॉडिफाइड है आपकी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यानी मोटा मोटा रिक्वायरमेंट क्या है? अगर रॉ, जो मैंने अभी आपको फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल दिखाए हैं, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे रॉ मटेरियल दिखाए हैं, मैं यहाँ पे लीफ लिख देती ना, फिर लीफ ही तो चाहिए, मैंने यहाँ क्लोरोफिल लिखा है। यानी क्लोरोफिल इज द रिक्वायरमेंट, क्लोरोफिल इज द थिंग जो हमको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी ये पिगमेंट है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए आई एम सेइंग कि फोटोसिंथेसिस क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये प्रेजेंट होता है आपके ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। कहाँ प्रेजेंट होता है आपके? ग्रीन, कहाँ गया? ये रहा, यस। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपके? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। और यहां हम किसको लेके चल रहे हैं? हम यहाँ पे लगभग लीफ को लेके चल रहे हैं। लीफ को हम पढ़ते आ रहे हैं, लीफ को लेके चल रहे हैं, क्योंकि मेजरली प्लांट्स में आपकी लीफ जो है वही एज अ सोर्स एक्ट करती है जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, लीफ में हो रहा है मैम, लीफ में हो रहा है, लीफ में हो रहा है। बट लीफ में भी कहां? लीफ में भी कहां? पूरी लीफ में। लीफ जो हमको दिखती है, लीफ क्या लीफ मैम कहां पे हो रहा है? उसकी जो स्टार्टिंग पार्ट है वहां पे हो रहा है, या टिप में हो रहा है, या बीच में हो रहा है? कहां हो रहा है? लीफ में कहां हो रहा है? तो लीफ में वहां होगा जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। यानी क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होगा?
chlorophyll will be present in chloroplast. It will present where? It will present in the chloroplast. ठीक है, तो आपका जो क्लोरोफिल है ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. अब आप बोलोगे मैम क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? अब बच्चों हमने जब सेल पढ़ा है, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा है, आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, तो सेल चैप्टर में हम बात करते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हुआ है, हमने उसमें गोल्जी बॉडीज पढ़ा है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, हमने न्यूक्लियस, हमने बहुत चीजें पढ़ी हैं, राइट. उसमें से एक ऑर्गेनेल का नाम था प्लास्टिड. याद हो अगर कि प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स. क्यों? क्योंकि प्लास्टिड्स का एक फॉर्म क्लोरोप्लास्ट भी होता है और क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. आ गए ना घूम के वही. यानी क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. ये एक ऑर्गेनेल है. क्लोरोप्लास्ट आपका एक ऑर्गेनेल है जो आपके सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में. ये तो क्लियर है कि आपका ये ऑर्गेनेल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल. ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है, पिगमेंट क्या होता है? कलर कंटेनिंग सब्सटेंसेस. ठीक है, इट्स अ पिगमेंट. तो जो आपका क्लोरोफिल है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है. ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? अभी बात होती है मैम क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट लीफ में है. तो लीफ में बच्चों कुछ सेल्स होते हैं जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कौन से सेल्स में होते हैं? तो यहाँ पे एक सेल का नाम इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं. दैट आर हमारे लीफ के कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ द लीफ विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट. दीज आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स. अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन आपका वहां पे एक डायग्राम बना है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. तो यू शुड नो. ये आपके अगर आप कोई एग्जाम टारगेट करते हैं ओलंपियाड वगैरह, तो वहां पे बहुत क्लियर कट पूछा जाएगा कि कौन से सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है. तो मेसोफिल सेल्स जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. तो मेसोफिल सेल्स कंटेन व्हाट? कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. अब आपको समझ में आ रहा है कुछ मोटा मोटा क्या हुआ? फिर से रिपीट करते हैं. फोटोसिंथेसिस का वन ऑफ द जो रॉ मटेरियल था जो हम पिछला डिस्कस करके आए हैं, दैट वाज क्लोरोफिल. यानी क्लोरोफिल इज अ नेसेसिटी टू परफॉर्म व्हाट? फोटोसिंथेसिस. क्यों? क्योंकि ये लाइट ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है. करेक्ट है. तो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच कैप्चर्स लाइट. अब बात यह है कि मैम क्लोरोफिल कहाँ हो सकता है? क्लोरोफिल आपके ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है, क्योंकि क्लोरो मतलब ग्रीन. तो जो भी पार्ट ग्रीन दिखते हैं इसका मतलब उनके पास ये वाला पिगमेंट है. अब जो भी कलर जो ग्रीन होगा, हम यहाँ पे लीफ की बात मेजरली करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट में जो लीफ है वो आपकी फोटोसिंथेसिस करती हैं. दे आर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सीधी सी बात है, आपकी लीफ ग्रीन होती है, तो हम लीफ की बात करते हैं इसीलिए यहाँ पे. ठीक है, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है क्लोरोफिल. यहाँ पे लिखती थी प्रेजेंट ताकि आपको रिलेट कर पाए कि मैं क्या बता रही हूँ. ठीक है, तो आपका क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फॉर एग्जाम्पल आपका लीफ. इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डाल रही हूँ क्योंकि आपके जो कैक्टस है वहां पे तो लीफ होती नहीं है, स्टेम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लीफ का एग्जाम्पल ले रही हूँ. अब लीफ में भी कहा, लीफ में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मेसोफिल सेल्स, और उन मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्या? क्लोरोफिल. समझ में आ गया? क्लोरोफिल क्या है? इट्स अ ऑर्गेनेल. इट्स अ ऑर्गेनेल जो आपके प्लांट सेल में होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. दैट्स इट. ठीक है, और जो सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स. ठीक है, तो दिस वाज व्हाट? सिंपल सी चीज थी कि ये रही लीफ. ठीक है, ये रही आपकी लीफ. अब ये आपकी लीफ ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल, इसीलिए ये क्या है? ग्रीन कलर की है. क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है. ये पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. इतना आपको मेनली याद रखना है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, कुछ और सवाल कोई पूछ ले कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, तो बोलना हमारे लीफ में होता है. लीफ में कुछ सेल्स होती हैं, जो भी सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगी उन सेल्स को हम मेसोफिल सेल्स कह देते हैं. तो सिंपल एंड सॉर्टेड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता सकते हैं यहाँ पे ताकि आप और रिलेट कर जाएं. ये रही आपकी लीफ का स्ट्रक्चर, और कुछ ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा. आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा होगा. ठीक है, तो हम उसको रिलेट करवा के चलते हैं कि रियल लाइफ जो आपकी लीफ दिखती है उसके साथ. अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मिडरिब है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मिडरिब बता रहे हैं यहाँ पे.
मिड रिब, बीच वाली स्ट्रक्चर मिड रिब, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हैं मिड रिब से, ठीक है, ये मिड रिब, वो रहा मिड रिब, ठीक है। वेन्स, ये रहे वेन्स, ये रहे वेन्स, रियल लाइफ में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वेन्स आपने देखे हैं, वेन्स होगी, मिड रिब हो गई, ठीक है। अब बोल रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो मिड रिब वाला पार्ट है, तो बेसिकली जो आपकी वस्कुलर बंडल होती हैं, जो आपकी जाइलम होती हैं, जो फ्लोएम होती हैं, वो इससे पास करती हैं, इससे पास करते हुए जाती हैं, इससे पास करते हुए जाती हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल होगा, बंडल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा यानी पैक, जैसे कि कोई वुड का लॉग है, ठीक है, कोई आपने पाइल बना रखा है लकड़ियों का बहुत सारा, तो उसमें बहुत सारी लकड़ियां हैं, इसी तरह जब आपकी जाइलम एंड फ्लोएम बहुत सारे होते हैं उनको बंडल कह देते हैं, राइट। तो जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल होगा वो लगभग इस एरिया में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मार्क किया है कि जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल इसके अंदर जा रहा है। सीधी सी बात है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, मिनरल ट्रांसपोर्ट करना है जाइलम के थ्रू, तो जाइलम इसके थ्रू धीरे धीरे आके पानी लेके जाता है, ऐसे 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 करके पानी लेके जा रहा है। खाना भी ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी कुछ उसको रास्ता होना चाहिए ना, वो रास्ता कौन सा है, मिड रिब्स है, वेन्स है, करेक्ट है। चलिए फिर बात करते हैं बच्चों, अब इन्होंने क्या किया है, लीफ के अंदर का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रखा है, यानी इस लीफ को अगर मैं कट करूंगी, मान लो ये लीफ है, इसको मैंने बीच से कट किया और उसके इस वाले पार्ट को फिर ऐसे करके मैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करूंगी, तो मुझे दिखेंगे कुछ सेल्स दिखेंगे। अब उन सेल्स का नामकरण कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको दिखा रहे हैं कि एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, जैसे हमारी एपिडर्मिस ये है, स्किन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, इसी तरह हमारा जो लीफ है इसकी जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो ऊपर वाले अगर लीफ ये है तो लीफ का ये वाला हो गया अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली हो गई लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो आपको जो ये लीफ का पार्ट दिख रहा है ये आपको अपर एपिडर्मिस का दिख रहा है, जो इसके अपोजिट साइड होगा दैट विल बी लोअर एपिडर्मिस, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका अपर एपिडर्मिस, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्या बताया था अभी, क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, नाम से रिलेट कर लो बच्चों, नाम से, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो क्या होता है, क्लोरो इज ग्रीन, तो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग। इसके बाद ये आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं, बेसिकली आपसे मैंने क्या कहा कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेसोफिल सेल्स में, यानी ये वाला जो पार्ट है लगभग आपका, ये वाला पार्ट पूरा मेसोफिल सेल का है, मेसोफिल सेल्स, करेक्ट है, मेसोफिल सेल। समझ में आया कि कहाँ होते हैं मेसोफिल सेल्स, तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा होगा, लेबल नहीं किया होगा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, दिस इज मेसोफिल सेल्स, ऐसे सेल्स जहां पे क्लोरोप्लास्ट है, ये रहा। अभी आपको मैंने क्या बताया कि लीफ में कुछ सेल्स होते हैं जिन सेल्स का नाम मेसोफिल सेल्स है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, सिंपल। लीफ में होते हैं सेल्स का नाम मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, सिंपल। तो अगर आपसे बोलेंगे कि क्लोरोफिल कंटेनिंग क्या होते हैं तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, मेसोफिल्स, दैट्स इट। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ तो कि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, यहां से रिलेट कर पा रहे हो। बाकी यहाँ पे कुछ गार्ड सेल्स, स्टोमेटा वर्ड यूज किया हुआ है, ये अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए कि लीफ के सरफेस में और भी चीजें होती हैं लाइक स्टोमेटा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक मैं क्या बता रही हूँ कि लीफ में आपको जो कुछ सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल जो सनलाइट को कैप्चर करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, करेक्ट है। नाउ बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का हल्का सा स्ट्रक्चर, यानी कि जब आपने अपना सेल चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने प्लास्टिड वर्ड सुना होगा, प्लास्टिड है ना, जो कि सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। प्लास्टिड्स की 3 फॉर्म पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, यानी कि उसमें से एक फॉर्म जो है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट क्लोरोफिल कंटेनिंग, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट जो क्या करता है, लाइट कैप्चर करता है, कैप्चर्स लाइट, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस आपकी हो पाए। तो आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, देख के घबराओ मत,
डरो मत, इसकी डिटेलिंग, इसका स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट टू मेक यू सी कि कैसा दिखता है क्लोरोप्लास्ट। मैंने क्योंकि बोल दिया ना कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल आपने पढ़ा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कभी बना हो तो आपको देख के समझ में आए कि अच्छा क्लोरोप्लास्ट ऐसे दिखता है। जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद है ना, ऐसे दिखता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट ऐसे दिखता है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, तो ये ऐसे दिखता है। जैसे इसकी डबल मेम्ब्रेन है ना, 1 मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन, इसकी भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, 1 मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस जस्ट ऑर्गेनेल जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, नथिंग, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जस्ट टू मेक यू सी कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा लोग, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कैसे होता है, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला चीज देखो, हमने ये चीज देखी थी, ठीक है। ये डायग्राम हम फिर से देखने जा रहे हैं क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अभी आपको ना अपना सा लग रहा होगा कुछ कि इसको तो इतनी बार देख लिया, अब हमें पता है इसके आगे क्या होने वाला है, राइट। इसीलिए मैं इसको वापस से यूज कर रही हूँ टू जस्ट मेक यू रिलेट, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। लेट्स सी। सो CO2 जा रहा है, H2O जा रहा है, दीज आर द रॉ मटेरियल्स अलोंग विथ व्हाट, सनलाइट। क्लोरोफिल प्लांट के पास पहले से ही है, तो चारों चीज यहाँ पे मिल चुकी है, यानी अब यहाँ पे होने जा रहा है फोटोसिंथेसिस। अब मैं इस वाले पार्ट को जूम करने जा रही हूँ, बड़ा होगा भी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को जूम करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। ध्यान से देखना, इस पार्ट को हमने जूम किया, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटेल में अंदर जाके कि क्या हो रहा है, अब तक तो बाहर से देख रहे थे। तो लेट्स जूम इन एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। जूम हो चुका है, ठीक है, जूम हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, ये CO2 जा रहा है, ये CO2 अंदर जा रहा है, ठीक है। यहां तक पता है, अंदर गया, ठीक है, और अंदर गया और अंदर गया, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। यानी जब आप अपने घर के अंदर घुसते तो एक गेट होता है, गेट खोलते फिर अंदर घुसते, गेट बंद होगा तो नॉक करेंगे, गेट खुलेगा तभी अंदर जाएंगे। यानी कि कुछ ऐसे ही गेट्स आपके लीफ सरफेस में भी होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। यानी दीज आर द ओपनिंग्स जिनके थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज है वो हो पाता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स में जो एल्वुलाई है, दीज आर द साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। एल्वुलाई के थ्रू, लंग्स में जो एल्वुलाई हैं उनके थ्रू होता है गैसेस एक्सचेंज। इसी तरह लीफ में स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज। CO2 अंदर जा पा रही है, किसके थ्रू, पोर्स के थ्रू, किसके थ्रू, पोर्स के थ्रू अंदर जा पा रही है। यानी यहाँ पे जो भी गैसेस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। स्टोमेटा क्या है, पोर्स है। अभी और डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ मैंने नाम इंट्रोड्यूस किया है, कहानी और जानेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, अब हम इसको और जूम करेंगे और अंदर जाके देखेंगे क्या हो रहा है। तो लेट्स सी, ये देखो, मैंने आपसे कहा कि CO2 है वो कुछ दरवाजे, कुछ पोर्स हैं, कुछ ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू अंदर जा रहे हैं। ऐसे कैसे घुस जाएंगे अंदर लीफ के, कुछ जगह तो होगी ना, तो उन जगह को बोलते हैं स्टोमेटा। नाउ यू कैन सी कि CO2 अंदर कैसे जा रहा था, यू कैन सी है कि CO2 अंदर ऐसे गया था, दिख गया। तो स्टोमेटा के थ्रू आपका CO2 अंदर गया, ठीक है। अब CO2 अंदर जा चुका है, सनलाइट आ रही थी। नाउ वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये भी हमको पता है कि रूट्स ने मिट्टी से पानी ले लिया है और लीफ तक पहुंचा दिया है। मिडरिप के थ्रू जाइलम दिखाया था ना, जाइलम ने क्या किया, पानी को लीफ तक पहुंचा दिया है। यानी आप देखो CO2 आ चुका है स्टोमेटल पोर के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर कर चुका है लीफ में। वाटर भी आ चुका है आपके सॉइल के थ्रू, ठीक है। तो वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। अब आप बोलेंगे मैम ये कौन सा जंगल है, अब तक तो हम लीफ देख रहे थे, अब वो कहाँ आ गए हैं। तो मैंने वो कहा ना, जूम करते हैं और अंदर से देखते हैं। यानी ये लीफ का वो वाला सेक्शन है जो लगभग आपको माइक्रोस्कोप से हल्का सा दिखेगा। यानी यहाँ आपको सारे सेल्स दिख रहे हैं, लीफ के ही सेल्स है, लीफ का ही सरफेस है ये, ठीक है, लीफ ही है ये। नाउ व्हाट हैपेंस इज धूप, सनलाइट, ठीक है। तो हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं सारे रॉ मटेरियल को। क्लोरोफिल पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर आ चुका है मिट्टी में से, ठीक है, और CO2 आ चुका है एनवायरमेंट से। तो CO2 आ गया है, वाटर आ गया है
और सनलाइट भी आ गई, यानी वो सारे रॉ मटेरियल जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं, वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, नाउ ये जो यहाँ पे इन्होंने गोल गोल किया, दीज आर व्हाट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। समझ में आया क्या बोल रही हूं? यानी ये रहे आपके क्या, ये लीफ के सेल्स हैं, ये लीफ के सेल्स हैं। कौन से सेल्स, मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है क्लोरोप्लास्ट की, आप लोग फटाफट क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे, मैम रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये जो मेसोफिल सेल्स है इसके अंदर क्या है, जो मेसोफिल सेल्स है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। देख रहे हो आप, मार्किंग हो रखी है, दीज आर व्हाट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, यानी आपकी फोर्थ रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई क्लोरोफिल की। CO2, H2O, सनलाइट, एंड हेयर इज व्हाट, हेयर इज क्लोरोफिल। चलो अब सब कुछ आ चुका है, यानी अब यहाँ होने वाला है क्या, फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब्स द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। यानी क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया। ठीक है, ट्रैप हो चुका है, यानी सनलाइट अब लीफ के अंदर एंटर कर चुकी है, अंदर एंटर कर चुकी है। तो जैसे ही लाइट एनर्जी एंटर करती है, जो वाटर मॉलिक्यूल है जो आया है ट्रैवल करके पानी मिट्टी से, वो यहाँ लीफ में है अब, है ना। तो अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे ही सनलाइट एंटर करती है वो वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो जैसे ही लाइट एंटर करती है, द वाटर मॉलिक्यूल विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यू नो दिस कि जो आपका H2O है, यू नो दिस बच्चा, कि जो आपका वाटर होता है, जो आपका वाटर होता है उसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो जैसे ही लाइट एंटर करती है वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स में। ठीक है, यहां तक समझ में आया मैम? हाँ, यहां तक आ गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ब्रेक करके दिखा रहे हैं, ये आपका H2O है, ये ब्रेक करेगा, ये देखो दिखा बच्चों। ये जो आपको एनिमेशंस दिख रहे हैं ना, ये आपके नोट्स में नहीं आएंगे, तो जो भी देख रहे हो बहुत प्रॉपरली यहाँ पे देखते हुए चलो, क्योंकि ये चीज मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना यहीं पे है, नोट्स के फॉर्म में ये सब नहीं आएगा, राइट। तो ध्यान से देखो, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ही सनलाइट एंटर करती है वाटर मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट HHO, यानी हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर ब्रेक हो चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, इस ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। वाटर का मॉलिक्यूल टूटा और ATP विल बी फॉर्म, क्या बनेगी, ATP विल बी फॉर्म। तो ब्रेकिंग ऑफ वाटर की वजह से ATP मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, ATP मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। नाउ ये जो ATP मॉलिक्यूल बने हैं ये क्या है, एनर्जी है। तो नाउ दिस एनर्जी विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इनटू कार्बोहाइड्रेट। यानी हमारा मेन एम क्या है फोटोसिंथेसिस का, हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं ग्लूकोज बनाना चाहते हैं। ग्लूकोज कैसे बनेगा, जब CO2 एंड हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उस एनर्जी को यूज करके होगा क्या कि ये जो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये जाके कंबाइन कर जाएगा CO2 के साथ। ठीक है, ये रहा CO2, यहाँ पे वाटर पहले से टूट रखा था, इसके टूटने की वजह से ATP रिलीज हुई थी, और उस एनर्जी को यूज करके और इस हाइड्रोजन को यूज करके अब क्या बनेगा यहाँ, ग्लूकोज। ये देखो ATP यूज हुआ, हाइड्रोजन यूज हुआ। फिर से देखो, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो, ये हाइड्रोजन और ATP को यूज करके ये सारे मॉलिक्यूल जो होंगे मिलकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म ग्लूकोज, दे विल फॉर्म ग्लूकोज। फिर से देखो, ये रहे आपके ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये रहे आपके HHO, ये रहा आपका ATP को यूज करेंगे क्योंकि एनर्जी लगती है हर चीज में, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी लगी, ATP को यूज किया, और ATP को यूज करके ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं ये CO2 से कंबाइन करेंगे। और एक और चीज देखी, ये चुपचाप से हुई, अब ध्यान नहीं देखा, मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप यहीं देख रहे हो। एक और कुछ हुआ है, देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो HH है ना ये ऊपर जा रहे हैं, और O कहाँ जा रहा है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर। स्टोमेटा क्या है, दीज आर द ओपनिंग्स, और हमें फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है,
ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। समझ में आया कि हमें प्लांट से ऑक्सीजन क्यों मिलता है? समझ में आया क्यों मिलता है? क्योंकि वाटर ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन नीचे आया, देखा ध्यान से, ये ऑक्सीजन नीचे आया, ये O2 रिलीज हो गया और H2 जाके CO2 से कंबाइन करेंगे यूजिंग दिस ATP एंड विल फॉर्म व्हाट? विल फॉर्म ग्लूकोज। तो ये लिखा है वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट एंड दे आर गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू दे विल बी गिवन आउट। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू आपका यहां से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, O2 रिलीज हो गया। करेक्ट है? समझ में आया कि ऑक्सीजन कैसे मिलता है? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ वाटर, H2O, O बाहर, H जाके कंबाइन करेगा CO2 के साथ एंड दैट विल फॉर्म व्हाट? दैट विल फॉर्म ग्लूकोज। ये देखो, समझ में आया? समझ में आया? ये देखो ये बाहर आ जाएंगे स्टोमेटा के थ्रू। करेक्ट है? चलिए, तो रिएक्शन क्या होगी आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए? व्हाट विल बी द रिएक्शन फॉर योर फोटोसिंथेसिस? सो द रिएक्शन विल बी दिस। अब आप इस रिएक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने सब कुछ देख लिया है, देख कर समझा है। तो लेट्स सी, CO2 वाटर, ये क्या है? दोनों रॉ मटेरियल जो आपकी फोटोसिंथेसिस को करने के लिए चाहिए। हमने पढ़ा था अभी रॉ मटेरियल्स, है ना? तो CO2 चाहिए, H2O चाहिए, वाटर मिल रहा है सॉइल से, CO2 मिल रहा है एनवायरनमेंट से। तो ये दोनों प्लस सनलाइट, धूप आ रही, सनलाइट इज रिक्वायरमेंट, यानी आपको यहाँ पे चारों चीज मिल गई है। 1 2 3 4, हमने जस्ट 4 चीज पढ़कर आए हैं कि ये 4 चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये जब सब मिलते हैं, अमर अकबर एंथोनी जो था, याद है ना, मिले जब ये तीनों, तो ऐसे कुछ याद रखना कि जब ये चारों मिलते हैं तो क्या होता है? जब ये चारों मिलते हैं तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये रहा आपका ग्लूकोज, और साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं विच आर ऑक्सीजन एंड वाटर। दैट्स इट, दैट्स इट, एंड दिस इज व्हाट योर फोटोसिंथेसिस इज। तो ये रहा आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। मैं इसके एनिमेशंस वापस से रिपीट कर रही हूं ताकि एक बार आप फिर से देख लें हुआ क्या। लेट्स रिपीट इट्स एनिमेशन। ठीक है, ध्यान से देखते हैं अब सब। CO2 एंटर कर रहा है, कहां से एंटर किया? स्टोमेटा से किया। ठीक है, फिर वाटर भी आ चुका है। सनलाइट जैसे ही आएगी, सनलाइट की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा ATP रिलीज होगी। जैसे ही ATP रिलीज होगी उसमें से एक ATP को यूज करके जो H है वो CO2 से कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन जो है वो O2 बन के निकल आएगा। यानी आपका H और CO2 के कंबाइन होने से क्या बना है? आपका ग्लूकोज बना है। तो दिस इज व्हाट योर फोटोसिंथेसिस इज। समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अब आपने एनिमेशंस के थ्रू देखा है तो आई होप कि आपके दिमाग में एक इमेज, एक क्लियर प्रॉपर इमेज है कि हाउ इट प्रोसीड्स। अब ठीक है मैम, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? देख के तो बहुत मजा आ गया, लेकिन एग्जाम में लिखेंगे तो हम बना थोड़ी पाएंगे, तो हमें स्टेप्स चाहिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हम देख कर आए हैं। तो ये बेसिकली आपका रिवीजन है, जो हम देख कर आए वही चीज यहाँ पे सेम लिखी है मैंने, ताकि आपको पता हो कि आपको जब पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप ये सारे पॉइंट्स को फ्लो चार्ट में लिख देंगे और आपको मिल जाएंगे फुल नंबर। ठीक है, तो नाउ वी आर व्हाट आर वी डूइंग? हम नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं अब। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इट विल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगी? लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगी। ठीक है, सेकेंड इज कि जो लाइट एनर्जी है जैसे ही वो एंटर करती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो H2O है, वो ब्रेक कर जाएगा अपने कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो जैसे ही लाइट एंटर करती है वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो H2O क्या है? HH एंड O में डिवाइड कर जाएगा, जिसकी वजह से ATP रिलीज होगी। इस प्रोसेस के, इस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से ATP एनर्जी रिलीज होगी और फिर इस एनर्जी को यूज किया जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो आपका हाइड्रोजन है ये आके कंबाइन करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हुआ है ना ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसमें से कुछ हाइड्रोजन जो है वो आपके CO2 से कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे।
बन गया फूड, बन गया फूड। तो दीज आर दी स्टेप्स, दीज आर व्हाट, दीज आर दी स्टेप्स और फोटोसिंथेसिस जो आप लिखेंगे एग्जाम में और आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी आप तो समझ चुके ही है कि हो क्या रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज व्हाट अबाउट योर फोटोसिंथेसिस। लास्ट में क्या है, बाय प्रोडक्ट्स क्या रिलीज होते हैं, वाटर वेपर रिलीज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है स्टोमेटा, स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात क्या कि आपकी फोटोसिंथेसिस में जब आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे ना, ये सारा जो फ्लो चार्ट आप बनाने वाले हो ये इनकम्प्लीट होगा जब तक आप ये रिएक्शन ना लिखें। प्लीज डू रिमेंबर, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, स्टार का मतलब क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन आप पक्का लिखेंगे जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले आप ये सारे स्टेप्स लिखेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, दैट्स इट, यही याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप मेसोफिल भूल जाओ, वो एक्स्ट्रा था क्योंकि, है ना, तो ये याद रखना। लाइट एंटर के पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट है। इस पूरे प्रोसेस को लिखने के बाद आपको लिखनी पड़ेगी ये रिएक्शन, ये वही रिएक्शन हम समझ के आए हैं, क्या कि जब CO2 कंबाइन करता है वाटर के साथ, लाइट एनर्जी हो रही है, मतलब लाइट एनर्जी तो है ही, सनलाइट तो आ ही रही है, तो क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज बनेगा और वॉट आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रही आपकी कंप्लीट रिएक्शन, ये क्या रही आपकी कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रही हूं। यहाँ आपका वाटर भी आएगा, ये रह गया यहाँ पे, तभी मैं सोचूं वाटर कहाँ चला गया ठीक है। तो वाटर भी रिलीज होगा, यानी ऑक्सीजन एंड जो वाटर है, दीज आर दी व्हाट, दीज आर दी बाय प्रोडक्ट्स, दीज आर दी बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाकी ये क्या है आपका फूड, ऑर्गेनिक फूड, जो मेनली आपका जो मेन प्रोडक्ट है जो बनाया गया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखोगे तब आपका आंसर कंप्लीट होगा, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है मैम ने आपने बताया कि मैम ये पोर होता है, इट्स दरवाजा जिसके थ्रू आपकी CO2 O2 एंटर करती है, एग्जिट करती है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली, ये देखो, ये देखिए, फिर चलते हैं, ये देखिए। तो ये जो CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। ये जो आपको पोर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको पोर दिख रहा है, इसके थ्रू एंटर कर रही है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि मिड रिब के थ्रू जाइलम एंड आपका फ्लोएम बंडल जाता है, ये देखो, ये देखो, ये वाटर का देखो, आप फ्लो देख सकते हो वाटर का, ये वाटर का फ्लो देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल रन कर रहा है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, ठीक है। और ये आपका स्टोमेटा, ये रहा आपका स्टोमेटा जिसके थ्रू आपका CO2 एंटर करता है या एग्जिट करता है, करेक्ट है। तो ये चीज समझ में आ रही है, व्हाट आई एम सेइंग, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, दीज आर दी टाइनी पोर्स, छोटे छोटे से पोर हैं, ओपनिंग्स हैं जो लीफ सरफेसेस में होती हैं, प्राइमरली सिर्फ लीफ में होती है, आई विल नॉट से, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डिजर्ट जो आपके जो कैक्टस हैं उसमें तो लीफ नहीं है। कौन कर रहा है फोटोसिंथेसिस, उसके स्टेम कर रही है, तो स्टेम में भी तो होंगी ना ओपनिंग जिसके थ्रू आपका CO2 एंटर करेगा या बाहर जाएगा, यानी प्राइमरी लीफ में होती है, बट सिर्फ लीफ में होंगे हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो दीज आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट प्राइमरीली ऑन लीफ सरफेस। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, यूजुअली या मैं कहूं मेनली, ठीक है, ऑन द लीफ सर्फेसेस दैट रेगुलेट गैस एक्सचेंज एंड वाटर वेपर, यानी किसी भी गैस का इन एंड आउट जो मूवमेंट है ना वो किसके थ्रू होगा, गेट के थ्रू होगा। उस गेट को क्या बोलते हैं, उस गेट को स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो देखो ध्यान से देखना, ये आपको राजमा लग रहा होगा इस टाइम पे, ठीक है, ये आपको राजमा लग रहा होगा इस टाइम पे, वही समझ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैं बना रही हूं ना, ये आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो मैंने बाहर राजमा जैसे स्ट्रक्चर बनाया है ना, दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड आपका गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, गार्ड सेल्स बोलते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है।
ये रहे गार्ड सेल्स, करेक्ट है। यानी ये आपके जो स्ट्रक्चर है, बीन लाइक स्ट्रक्चर, जो राजमा लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है आउटर स्ट्रक्चर, दीज आर गार्ड सेल्स। इनका काम क्या होता है, स्टोमेटल पोर को ओपन या क्लोज करना। क्या करना, ओपन या क्लोज करना। ये रहा आपका स्टोमेटल पोर, और इसको खोलना है या बंद करना है ये आपका गार्ड सेल डिसाइड करता है। जैसे गेट है, गेट खुला बंद हुआ, जो गेट की मेन ओपनिंग है, जो एंट्रेंस है, जिसके थ्रू हम अंदर जाते हैं, जिसके थ्रू हम बाहर आते हैं, वो एंट्रेंस हो गई। लेकिन उस गेट को बंद करना या खोलना है, वो तो एक गेट होता है ना, तो उस गेट को हम क्या बोल रहे हैं, गार्ड सेल कह रहे हैं। और जो ओपनिंग है, जिसके थ्रू अंदर या बाहर जाते हैं, वो जो स्पेस है, दैट इज व्हाट, स्टोमेटल पोर। तो लेट्स लेबल इट। ये रहा आपका स्टोमेटल पोर, ये आपका स्टोमेटल पोर है। और जो ये स्ट्रक्चर है बाहर वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज योर गार्ड सेल। दिस इज गार्ड सेल। गार्ड का मतलब क्या होता है, गार्ड अंकल जो बाहर खड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, अंदर जाना या नहीं जाना। गार्ड डिसाइड करता है, गार्ड मतलब रक्षा करने वाला, राइट। तो हम यहां से रिलेट कर सकते हैं कि जो आपका गार्ड सेल है, इसका काम है स्टोमेटल पोर की रक्षा करना, ठीक है। कि ये खुला रहेगा कि ये बंद रहेगा, ये गार्ड सेल डिसाइड करेगा, ठीक है। ये समझ में आया। अभी सिर्फ इतना यहां समझो, अभी खुलता कैसे बंद कैसे होता है ये भी जानेंगे अगली स्लाइड में, है ना। तो अभी आपको ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है कि दीज आर द टाइनी पोर, छोटे छोटे पोर हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लीफ सरफेसेस में। यानी अगर मैं यहाँ पे लीफ बनाऊंगी बच्चा, अगर मैं यहाँ पे लीफ बनाऊंगी, तो लीफ का अगर मैं कोई पार्ट छोटा सा जूम करती हूँ, कोई पार्ट छोटा सा जूम करती हूं, तो उस पार्ट में आपको दिखेंगे क्या, उस पार्ट में आपको दिखेंगे स्टोमेटा। तो यहां पे छोटे छोटे आपके स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो छोटे से पार्ट को मैंने जूम किया है, तो क्या दिख रहा है आपको, स्टोमेटा दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट स्टोमेटल पोर एंड दिस पूरा स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमेटा। समझ में आ गया कि लीफ का एक पार्ट हमने जूम किया है तो हमको स्टोमेटा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो लीफ के सरफेसेस में प्रेजेंट है ये कुछ ओपनिंग्स, जो कि अभी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। ये देखो, ये रहा आपका लीफ, इसके कुछ पोर्शन में क्या है, बहुत सारे पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा, स्टोमेटल ओपनिंग्स प्रेजेंट है। तो यहां तक हमको क्लियर हो गया कि स्टोमेटा क्या होता है। नाउ लेट्स सी कि ओरिजिनल जो इमेज है, फोटो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये रहा हमारा लीफ, ठीक है। ये देखो स्टोमेटा कुछ ऐसे दिखते हैं, ये देखो, ये रहे गार्ड सेल्स, ये रहे आपके गार्ड सेल्स, इसको मैं रेड से दिखाती हूँ। ये देखो, ये बच्चों रहे आपके गार्ड सेल्स, ये देखो दिख रहे हैं, राजमा शेप्ड है लगभग। तो ये रहे आपके गार्ड सेल्स। तो ये जो ओपनिंग है यहाँ पे बड़ी है, ये ओपन स्टोमा है, स्टोमा भी बोलते हैं ओपनिंग को, स्टोमेटल पोर को स्टोमा भी कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, देखो कितना छोटा सा ओपनिंग है, नन्नू सा, छोटू सा, ये देखो। तो यहाँ पे छोटी ओपनिंग, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज्ड स्टोमेटा, क्लोज्ड ओपनिंग है, क्लोज्ड, ठीक है। सो ये रहा आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। दीज आर द गार्ड सेल्स, ये रहे आपके गार्ड सेल्स, ठीक है। ये रही आपके स्टोमेटल पोर, और ये बाहर के कुछ सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स या एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। तो ये रही आपकी ओरिजिनल इमेज, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि स्टोमेटा दिखता कैसा है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो मैम आप तब से चिल्ला रहे हो कि स्टोमेटा जो होता है वो गेट की तरह होता है, ओपनिंग होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, पर क्या ये लिख कर आने वाले हो, ये लिख कर आओगे, नहीं। क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, इट हेल्प्स, इसको लिखते चलो बच्चों नोट्स में, इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये क्या होता है अभी बताती हूं, ठीक है। सेकंड क्या है इसका, इट रेगुलेट्स व्हाट, द गैसियस एक्सचेंज, इट रेगुलेट्स द गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस, द गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस। कब होता है गैसेस एक्सचेंज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
एंड व्हाट, एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑल्सो बच्चा, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस अभी क्या होता है आपका, गैसेस एक्सचेंज चलता है, ठीक है। तो चाहे मैं फोटोसिंथेसिस कहूँ, चाहे मैं आपका रेस्पिरेशन कहूँ, दोनों के ही केस में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो आपके स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। तो यू शुड नो कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है। अब बच्चों जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, सही बात है कि नहीं। जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, वाटर लूज कर रही है। इसी तरह प्लांट्स में जब वाटर लूज होता है, लूजिंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी इसकी डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर in the form of water vapor, यानी भाप के फॉर्म, भाप, व्हाट इज वाटर वेपर, भाप बोलते हैं ना। तो उसी तरह यानी ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसे हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, वाटर लूज कर रही है। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो अपने लीफ सरफेस में से वाटर लूज करते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर। हमें पसीना आता है फॉर कूलिंग, ताकि हमारी बॉडी ठंडी हो जाए, कूलिंग हो जाए। इसी तरह हमारे प्लांट में भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपिरेशन होता है, जिसमें वाटर लॉस होता है लीफ सरफेस में से, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। दैट्स वाई स्टोमेटा का फंक्शन है, स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, लूज हो रहा है, इसलिए ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, प्लस गैसेस एक्सचेंज में जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां से स्टोमेटा का फंक्शन क्लियर हो गया हो। नाउ बात करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। अभी मैंने आपको बोला कि जो आपके गार्ड सेल है बच्चा, जो आपके गार्ड सेल है वो क्या कर रहे हैं, जो गार्ड सेल है मैम वो हेल्प कर रहे हैं स्टोमेटा को खोलने में और बंद करने में। पर कैसे, लेट्स सी। देखो फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रहा आपका क्या, गार्ड सेल, और बीच वाला आपका स्टोमेटल पोर, ठीक है। बट इसको हम वापस से करते हैं, एक चीज फिर से करते हैं, रुको, बैक। चलो वापस करेंगे। चलिए, ये मैं बना रही हूं आपके क्या, गार्ड सेल। अब आप बोलेंगे मैम अभी तो मोटा बनाया था, इतना पतला कैसे हो गया, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है आपको एक फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना, लेट्स सी। तो जो मैं व्हाइट में मार्क कर रही हूँ इट इज स्टोमेटल पोर, और जो साइड में है ये आपके गार्ड सेल्स हैं। इतना तो क्लियर है, हाँ मैम क्लियर है। तो अब देखो, जब आपके गार्ड सेल्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब, मतलब वाटर जो है वो आपके गार्ड सेल्स के अंदर जा रहा है, यानी यहां क्या हो रही है, एंडोऑस्मोसिस। अगर वाटर जो है वो आपके गार्ड सेल के अंदर जा रहा है, यानी एंडोऑस्मोसिस हो रही है, तो क्या होगा, ज्यादा पानी पीने के बाद क्या होता है, आपका पेट फूल जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो एंडोऑस्मोसिस हुई है, इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो आपके गार्ड सेल्स है दे विल बिकम टर्जिड, दे विल बिकम स्वेल अप, फूल जाएंगे बेचारे, क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो रिजल्ट क्या होने वाला है इस एंडोऑस्मोसिस का, इसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो आपके गार्ड सेल्स हैं दे विल स्वेल अप, फूल जाएंगे। ये आपके गार्ड सेल्स फूल गए, और इनके फूलने के वजह से जो ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये जो स्टोमेटापोर है, ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। तो दिस इज ओपन स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या है, ओपन स्टोमेटा है। एंड दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। तो जैसे ही आपके गार्ड सेल्स ने पानी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, इट विल बिकम स्वेल अप, फूल गए, स्वेल अप हो गया, स्वेल अप, फूल गए, टर्जिड हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, खुल गया। यहाँ पे क्लोज था, इट वाज क्लोज्ड, और यहाँ पे क्या है, ओपन स्टोमेटल पोर है, एंड देयर इट वाज
क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। समझ में आया क्या बोल रही हूं? स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो ये होता है आपके ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कि मैम क्लोजिंग कैसे हो रही है, फिर क्लोजिंग कैसे हो रही है। तो क्लोजिंग कैसे होती है कि फिर से हम बनाते हैं मोटा धबक्का आपका स्टोमेटल पोर, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये फूला हुआ है, अब ये फूला हुआ है, अब ये क्या है, फूला हुआ है मैम, ओपन है ये, दिस इज ओपन, ठीक है। अब जो वाटर इसने एब्जॉर्ब किया था, अगर ये वाटर लूज कर देगा वापस से, इसके बॉडी में से वापस से वाटर बाहर चला जाएगा, वाटर क्या है, बाहर चला गया। यहां पे क्या हो रही है, एक्सो ऑस्मोसिस हो रही है, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहां पे एक्सो ऑस्मोसिस की वजह से अब आपका जो गार्ड सेल है इसके अंदर क्या है, पानी है ही नहीं, तो इट विल श्रिंक, इट विल व्हाट, इट विल श्रिंक, क्योंकि पानी बाहर चला गया है तो श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा बेचारा, फ्लैसिड हो जाएगा। वहां मैंने वर्ड यूज किया था टर्जिड, जिसको बोलते हैं स्वेलअप, और यहां यूज कर रही हूं फ्लैसिड, यानी श्रिंक हो गया है। अब ये श्रिंक हो जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा, वही होगा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यानी जो आपका स्टोमेटल पोर है इट विल क्लोज, क्योंकि पानी चला गया है, गार्ड सेल्स वापस आ गए अपनी नॉर्मल पोजीशन में। तो अब आपका क्या हो गया है, क्लोजिंग, क्लोज्ड स्टोमेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। तो समझ में आया क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैसे हो रही है बच्चा, दिस वाज ओपन स्टोमेटा। तो आई होप कि यहां से आपको समझ में आया हो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा है। बट अगर मैं आपको कहूं कि ये जो नॉर्मल प्रोसेस है, ये अगर मैं कैक्टस की बात करूं या डेजर्ट प्लांट्स की बात करूं, लाइक आपका हाँ कैक्टस हो गया, ठीक है। अब यू नो कि जो रेगिस्तान होता है, यू नो व्हाट, कि रेगिस्तान में बच्चों, रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है, आफत आ जाती है पानी की। अब जो मुश्किल से पानी इन कैक्टस को बेचारों को मिल रहा है, वो पानी भी अगर ट्रांसपिरेशन से चला जाएगा तो क्या बचेगा इनके पास। समझ पा रहे हो, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, बताया ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें क्या है, प्लांट्स आपका वाटर लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी प्लांट की सरफेस से पानी जा रहा है। पानी का पहले से ही अकाल पड़ा है, रेगिस्तान है, सूखा पड़ा है, पानी है नहीं, और दिन होते ही वापस से गर्मी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वाटर लूज हो जाएगा, ये तो नुकसान हो गया। तो करना क्या चाहिए, गेट बंद कर देने चाहिए, यानी स्टोमेटल पोर क्लोज रहना चाहिए दिन में, इन केस ऑफ कैक्टस, इन केस ऑफ कैक्टस। तो कैक्टस के केस में, डेजर्ट प्लांट्स के केस में, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उन केस में दिन के टाइम में जो स्टोमेटा होते हैं दे आर क्लोज्ड, दे आर क्लोज्ड। तो यहां पे जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड है, और यहां पे रात के टाइम पे जब चंदा बाबा निकले हुए हैं, चंदा मामा जी निकले हुए हैं, उस टाइम पे जो स्टोमेटा है वो खुल जाता है, वो क्या करता है, खुल जाता है। तो समझ में आया कि मैंने पहले, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, रुको अभी रुको, कहानी खत्म नहीं हुई है, सुनो आगे। हुआ क्या कि मैंने आपको बताया कि पानी की लॉस को बचाने के लिए होता क्या है कि जो स्टोमेटा होते हैं ये रात दिन में बंद हो जाते हैं ताकि वाटर लूज ना हो। पर क्या आपके दिमाग में नया सवाल आया, अगर नहीं आया तो सवाल करना सीखो, अगर नहीं आया है तो सवाल करना सीखो। क्या सीखना है, सवाल करना कि अगर दिन के टाइम पे हो क्या रहा है बच्चा कि स्टोमेटल पोर क्लोज हो रहा है, तो जो CO2 है वो कहां से जाएगा, यानी वी नो कि फोटोसिंथेसिस में CO2 की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, CO2 चाहिए, करेक्ट है, CO2 चाहिए। CO2 कैसे एंटर करता है, स्टोमेटा के थ्रू। दिन में अगर स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो CO2 कहां से एंटर करेगा, करेक्ट है, तो CO2 कहां से जाएगा मैम, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है रात में, यानी जितना भी CO2 अगर जाने वाली बात है तो वो क्या करेगा, रात के टाइम पे चला जाएगा। रात के टाइम पे जो ये प्लांट्स हैं ये क्या करेंगे, CO2 ले लेंगे, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू जो CO2 है वो एंटर करेगा रात के टाइम पे, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में तो क्लोज्ड है, ना पानी बाहर जा रहा है ना CO2 अंदर आ रहा है, दोनों ही नहीं हो रहे, रात में CO2 अंदर आ रहा है। अब आप बोलोगे मैम
अच्छा लगा सुनकर कि CO2 रात में आ जाएगा, लेकिन मैम दिन में धूप निकलती है, तो जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है धूप वाली, वो कैसे पूरी होगी? यानी क्लोरोफिल है 1, CO2 रात में आ गया 2, 3 क्या है? वाटर भी हमारे रूट से मिल गया, यानी वाटर भी आ रहा है। चौथा क्या है? सनलाइट, यानी जो आपकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो तो दिन में ही पूरी होगी। तो अब क्या करें? CO2 रात में आ रहा है, धूप दिन में आ रही है, तो ये तो मिसमैच हो गया ना। फोटोसिंथेसिस अब कैसे होगी? हाउ डज फोटोसिंथेसिस विल अकर? क्या लगता है? सो व्हाट हैपेंस इज बच्चों कि आधा काम रात में होता है, बाकी बचा काम सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो रात में जो CO2 आ रही है ना, और यहां से जो वाटर आ रहा है, यहां से CO2 आ रही है, यहां से वाटर आ रहा है, क्लोरोफिल यहां पे प्रेजेंट है, यानी 3 चीजें मिल गई, बस चौथे की कमी है। ठीक है, तो 3 चीजें मिलकर जो काम हो सकता है वो पूरा कर लिया जाता है। क्या काम पूरा हो जाता है? सुनो, CO2 ठीक है, यहां पे क्या है कि ये एक बीज का फॉर्म बना लेता है, यानी यहां पे बन जाता है मैलिक एसिड। यहां पे मैलिक एसिड बन जाता है, यानी रात में एक इंटरमीडिएट बीज का प्रोडक्ट बना लिया जाता है कि आधा काम हो गया, आधा दिन में कर लेंगे। तो यानी जब CO2 रात में आता है, वाटर भी मिल जाता है, तो रात में एक प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मैलिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो इट्स अ इंटरमीडिएट बीज का प्रोडक्ट है, ये रात में बन चुका है। अब दिन में जब सनलाइट आएगी, तो सनलाइट की प्रेजेंस में बाकी काम हो जाएगा। तो जैसे ही सनलाइट आएगी, ये जो मैलिक एसिड है, इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रही हूं? यानी आधा प्रोसेस हो चुका है, आधा और बचेगा। ठीक है, तो आधा आपका दिन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अगर अब ये चीज समझ में आ गई तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो टॉपिक इज कि हमने बात करी थी अपने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, दैट इज हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है मैम, अब हम अपने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें हमने बात करी है कि भैया फोटोसिंथेसिस होता है और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक सिंथेसिस होता है, जिसमें केमिकल्स के हेल्प से खाना सिंथेसाइज होता है। अब डिटेल में हम सीख कर आए हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारा प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। करेक्ट है, हमने जान लिया स्टोमेटा क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, स्टोमेटा का ठीक है, लेकिन जो कैक्टस होते हैं, जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या स्टोमेटा कैसे वर्क करता है, हमने भी जस्ट देखा पिछले स्लाइड में कि उनके केस में दिन के टाइम पे जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है ताकि उसमें से वाटर लॉस ना हो, लेकिन CO2 भी एंटर नहीं करेगा। इस वजह से क्या होता है कि रात के टाइम पे जो CO2 एंटर कर रहा है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेगा, दैट इज मैलिक एसिड, एंड वो मैलिक एसिड दिन में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां तक क्लियर था? चलो, तो हमारा मतलब बेसिकली मोटा मोटा क्या खत्म हो चुका है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिनिश हो चुका है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी वो न्यूट्रिशन जिसमें जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं? डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों के थ्रू अपना खाने को ऑब्टेन करते हैं, और उन तरीकों के बेसिस पे, उन वेज के बेसिस पे हमने हेटेरोट्रॉफिक को क्लासिफाई कर रखा है। हमने क्या कर रखा है? उनको क्लासिफाई कर रखा है 3 तरीकों से। अब वो 3 तरीके क्या होते हैं उससे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। करेक्ट है, तो यानी उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स अगर वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। यानी इससे पहले जो हमने कैटेगरी देखी थी, इट वाज ऑटोट्रॉफ्स, करेक्ट है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ खाना बना रहे हैं। ठीक है, सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी वो अपना खाना खुद से बना पा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, दे आर प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो हमारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ऑन फूड, सो वो क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग इट बाय देमसेल्फ, व्हाट दे डू इज वो डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं बाहर के सोर्सेस पे, एक्सटर्नल सोर्सेस पे अपने खाने के लिए, ताकि उनको एनर्जी मिल पाए। वो एनर्जी जो उनकी डिफरेंट प्रोसेस करने में उनकी हेल्प करेगी। यानी वो क्या करने वाले हैं? एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड होने वाले हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब क्या होता है?
डिफरेंट, यानी अलग अलग मेथड्स के थ्रू खाने को ऑब्टेन करेंगे, लेकिन खुद नहीं बनाएंगे। क्या? खुद नहीं बनाएंगे। चलिए, नाउ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बेसिकली किन किन एनिमल्स में, किन किन ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, जैसे कि आपके हो गए फंजाई हो गया, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, करेक्ट है, एनिमल्स हो गए, हम हो गए, हम भी हेटरोट्रॉफ है। अब आप बोलेंगे कि मम्मा किचन में खाना बना लेती हैं, मेरी मम्मा तो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन जो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हैं वो सारे कहां से आए हैं? वो सारे कहां से आए हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। यानी प्लांट्स ही अल्टीमेट आपके क्या है? दे आर दी प्रोड्यूसर्स। वो जो ग्लूकोज बनाते हैं, वो जो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, वो अल्टीमेटली हमारे पास आता है एज एनर्जी सोर्स, हम उसको यूटिलाइज करते हैं। करेक्ट है, यानी हम हेटरोट्रॉप्स ही हैं। मैगी बना लेना किचन में इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिज्म, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमको ये क्लियर हो गया है कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं? पहली टाइप है इसकी होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो शिनचान जी हैं हमारे क्लास के बच्चे प्यारे प्यारे, ये क्या कर रहे हैं? बर्गर खा लिया, डोनट्स खा लिया, कोल्ड ड्रिंक रखी है, यानी जो भी खाना है इसको एज अ वोल खा रहे हैं। ये खाने को, सॉलिड पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, राइट। पूरे खाने को लेके जाते हैं, फिर वो खाना अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर उसमें से एनर्जी, उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे। जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो पाए हैं उनको फिर यूटिलाइज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है खाना उसको बॉडी से इजेस्ट कर दिया जाएगा। यानी खाने को खाया और उसके बाद सारा प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स को इनटेक करना एज अ वोल इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हम भी करते हैं, जो सिंचान कर रहा है। करेक्ट है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? जैसे कि हम हो गए, ठीक है, हम हो गए, और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो हार्बीवोर्स हैं। अगर मैं यहां बात करूं हार्बीवोर्स की, या मैं बात करूं बच्चों कार्निवोर्स की, या मैं बात करूं ओमनीवोर्स की, या मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ओमीबा, लाइक पैरामीशियम, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे आपके ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, जहां पे सॉलिड पार्टिकल्स को, या मैं कहूं फूड को एज इट इज इन अंदर लिया जा रहा है, उसके बाद उसका अंजाम तय किया जा रहा है, जो भी होगा बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड मोड इज हमारा, सेकंड वन इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इट इज? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो डेड और डीके मैटर होता है उस पे फीड करते हैं, यानी सड़े गले चीजों पे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करने वालों को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे जो फंजाई है, आप देख रहे हो ये ग्रो कर रही है, पर ये जिस जगह ग्रो कर रही है यहाँ पे कुछ डेड डीके सब्सटेंसेस हैं। यानी कभी भी अगर आप किसी सड़ी गली चीज पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता हुआ देखोगे तो समझ लेना कि जो भी न्यूट्रिशन है वो उसको उसी से मिल रहा है। यानी डेड और डीके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेने वालों को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, जो फॉलो कर रहे हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आपका ब्रेड है, जब आपका ब्रेड सड़ जाता है, देखते हैं ना ब्रेड जो है उसमें ग्रीन ग्रीन सा कुछ सब्सटेंसेस आ रहे हैं, सड़ गया है, बहुत टाइम का हो गया है, सर डैमेज, खराब हो रहा है, सड़ रहा है, लेकिन उस पर जो फंगस ग्रो करता है राइजोपस, ब्रेड मूल्ड, तो जो आपका इसमें ब्रेड मूल्ड ग्रो कर रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ क्या? इट इज अ काइंड ऑफ सेप्रोट्रॉफ, क्योंकि जो ब्रेड जो है वो सड़ गया है, 2-3 दिन हो गए उसको सड़ रहा है, पर उसके बावजूद वो उस ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है? दे आर सेप्रोट्रॉफ, जो फॉलो करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चा, जैसे कि आपका ब्रेड मोल्ड, ये रहा ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आपका राइजोपस। ये सारे आपके फंगस के एग्जांपल है। मेनली आपके जो जितने फंजाई किंगडम के मेंबर्स है ना, वो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। राइजोपस हो गया। डीकंपोजर्स, जो आपके डीकंपोजर्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंजाई तो मैंने बोल ही दिया है, तो ये सारे भी आपके सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। डीकंपोजर्स कौन कौन होते हैं? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एग्जांपल्स ऑफ डीकंपोजर, तो यू विल से बैक्टीरिया,
फंजाई, राइट। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोजर्स क्या होता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर भी आपको कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड हमारा क्या टाइप है? थर्ड इज हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, पैरासाइट की तरह। ये आपको दिख रहे हैं क्या है? आंधी तूफान नहीं आ रहा, कोई जंगल नहीं है, ये हमारे बाल हैं। यानी हमारे बालों में जो जुए हो जाते हैं, किस किस के बालों में जुए हो गए हैं? कोई बताएगा? कभी किसी के हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बालों में लाइसिस हो जाती हैं, टिक्स हो जाते हैं, एनिमल्स की फर में टिक्स होते हैं, उनके केस में टिक्स होते हैं, हमारे में लाइसिस हो जाती हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे बालों में उनको क्या अच्छा लग रहा है? खुशबू आ रही है, क्या अच्छा लग रहा है? क्यों है हमारे ऊपर वो? क्योंकि बच्चों उनको वहां से मिल रहा है न्यूट्रिशन, क्योंकि वहां से जो ब्लड का सप्लाई, जो ब्लड है, ब्लड से वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जो खाना हमने खाया, जो खाना हमने पचाया, जो न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में है, उस ब्लड को वो डायरेक्टली सक करते हैं और उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। यानी कुछ मेहनत नहीं किया है, एज अ पैरासाइट वो हमारे ऊपर फीड कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? एज अ पैरासाइट अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म पे लिव करते हैं, उनके अंदर या उनके ऊपर, ठीक है। जैसे हमारे पेट में क्या होता है? कीड़े पड़ जाते हैं, स्कैरिस हो जाती है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स है उसमें स्कैरिस वॉर्म्स हो जाते हैं, है ना, बोलते हैं ना पेट में कीड़े हो गए। तो वो कीड़े क्या कर रहे हैं? हमारे पेट में जो हमारा ऑलरेडी खाना पचाया हुआ सब कुछ है, वो वहां से उसको ले रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, खुद कुछ मेहनत नहीं कर रहे, हमारे अंदर रह रहे हैं। इसी तरह जुए हमारे ऊपर रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली जो हमारे ब्लड है उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनसाइड या आउटसाइड भी अपने होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, उन पे फीड करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैरासाइट्स, यानी कि पैरासाइट्स, ठीक है। समझ में आया? कहां गया, कहां गया, कहां गया? यस, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल केस्कटा। जो कसकटा होता है, आपने सुना होगा या आपने बहुत देखा भी होगा। जो कसकटा होता है, अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरबेल। ये बहुत लोगों ने देखा होगा। कुछ येलो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके पेड़ों के ऊपर दिखते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो ये भी क्या है? ये जो येलो कलर की अमरबेल है, जो कसकटा है, ये भी क्या है? एक पैरासाइट है। ये उस पेड़ के ऊपर इसलिए नहीं पड़ा कि उसको अच्छा लग रहा है इसलिए है, नहीं। वो क्या कर रहा है? वो डायरेक्टली उस प्लांट पे फीड कर रहा है। जो प्लांट न्यूट्रिशन, जो प्लांट के अंदर खाना बन रहा है, जो सब कुछ है, उसको डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा। बना बनाया जो खाना है, जो बना बनाया न्यूट्रिशन प्रिपेयर हो चुका है, वो ले रहा है, ठीक है। तो कसकटा या मैं कहूं अमरबेल, दोनों सेम चीज होती हैं। ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी पैरासिटिक एग्जांपल है, ठीक है। और यहां पे किसके एग्जांपल दिए थे मैंने? लाइस, टिक्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? आपके पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब बच्चों जो हमारा हेटरोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन है, वो बेसिकली क्या है कि कुछ मोड्स में अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, जैसे आपके हार्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो आपके डायरेक्टली प्लांट पे फीड करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं। आपको पता है कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो हार्बीवोर्स पे फीड करते हैं या किसी एनिमल्स को खाने वाले। जो प्लांट्स को खाते हैं वो हार्बीवोर्स। हर्ब मतलब क्या होता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स को खाने वाले हार्बीवोर्स सॉरी, कार्निवोर्स को खाने वाले क्या? सॉरी, एनिमल्स को खाने वाले क्या? कार्निवोर्स। ऑमनिवोर्स क्या होते हैं? जो दोनों का मजा लेते हैं, प्लांट्स भी खाएंगे और एनिमल्स भी खाएंगे, दोनों चीजें, ठीक है। तो ऑमनिवोर्स मतलब विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज व्हाट? ऑमनिवोर्स। एंड हमारी जो लास्ट कैटेगरी हम बोल देंगे दैट इज डिकम्पोजर्स। तो ये सारे मिलकर बेसिकली एक तरह से हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी कैटेगरी का हो, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, या वो डिकम्पोजर हो, वो सारे क्या कर रहे हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं। यानी खुद से खाना नहीं बना रहे, दूसरों से या किसी तरह से खाना ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे हार्बीवोर, कार्निवोर और जो आपका ओमनिवोर एग्जाम्पल है, वो अभी हम जस्ट देख कर आए हैं कि ये तीनों के तीनों क्या है? दीज आर व्हाट? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ योर, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट क्या देख कर आए? होलोजोइक। तो जो आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो आपका हार्बीवोर हो, कार्निवोर हो या ओमनिवोर हो, तीनों फॉलो करते हैं। यानी कि फूड को एज इट इन
बॉडी के अंदर लेना और फिर उस खाने के साथ उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, असिमिलेट करना, इजेस्ट करना, सारा बॉडी के अंदर चल रहा है, लेकिन खाने को उन्होंने डाला है एज अ वोल। ठीक है, तो ये क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। जो आपके डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स क्या पढ़ के आए डिकम्पोजर्स के बारे में अभी, कि दे फॉलो व्हाट, दे फॉलो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे हैं, डेड एंड डीके मैटर, जो मटेरियल, जो मैटर सड़ चुका है, गल चुका है, मर चुका है। आप देखते हैं ना कि बच्चों, कोई एनिमल अगर मर जाता है तो आपको क्या लगता है उनकी बॉडी कैसे गायब हो गई, किसने ठिकाना लगाया उनको, यानी वो बॉडी गायब नहीं हो रही है, वो क्या है, उनके ऊपर फीड कर जाते हैं डिकम्पोजर्स। डीकम्पोज करने वाले, बॉडी को, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसको छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में उनको डिवाइड करना, और फिर वो मॉलिक्यूल्स और डिवाइड होंगे, फिर मिट्टी में ही समा जाएंगे और फिर मिट्टी से उनको प्लांट्स वापस ले लेगी। यानी डिकम्पोज करने वाले, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, जैसे आपका फंगस हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको कोई शौक नहीं है, इनको शौक नहीं है कि हमारा क्या है कि डेड बॉडी को ठिकाना, अरे यार बेचारा मर गया है, कोई इसको लेने जा रहा, चलो हम इसको ठिकाने लगाते हैं। नहीं, उनका फायदा ये हो रहा है कि जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इसी तरह चलता है, जो उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो उनको एनर्जी मिल रही है, वो इसी तरह मिलती है, वो ऐसे ही फीड करते हैं, मरे सड़े गले लोगों पे ही फीड करते हैं, इसीलिए वो उनको खाते खाते खत्म कर दे रहे हैं, तभी उनकी बॉडी अपने आप ठिकाने लग जा रही है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन के चक्कर में उनको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं कि ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेन डिफरेंस क्या आता है, मेन डिफरेंस क्या आता है, तो मेन डिफरेंस ये है कि यहां पे जो खाना है इसका जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है डाइजेशन। लेकिन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बॉडी के बाहर होता है तोड़ने वाला काम, और जो एब्जॉर्ब वाला काम है बॉडी के अंदर होता है। यानी जो फंगस है, मान लो मैं फंजाई का एग्जांपल लेती हूं, तो अगर वो किसी डेड डीके मैटर पे फीड कर रही है ना, तो उसकी बॉडी में से पहले कुछ एंजाइम्स निकलेंगे जो उस मैटर को और तोड़ेंगे और सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जब वो बहुत छोटा हो जाएगा फिर उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी, यानी जो डाइजेशन वाला काम है, जो तोड़ने वाला काम है खाने को, वो बॉडी के बाहर ही हो जा रहा है, आउटसाइड द बॉडी। लेकिन आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन है, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड है, वो इनसाइड ही होता है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है, इनसाइड द बॉडी ओनली। समझ में आया क्या डिफरेंस है? यहाँ पे बॉडी के अंदर ही डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन सब हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन बॉडी के बाहर ही है। यानी कि जो हमारे सेप्रोटॉप्स होते हैं उनकी बॉडी से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो डेड और डीके सब्सटेंसेस को और तोड़ते हैं और छोटा करते हैं, और उसके बाद जब वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर अ क्विक समरी, लेट्स हैव द बुलेट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प आएंगे। यानी आपने समझ लिया क्या होता है। अब बात आती है कि मैम लिखें कैसे, तो लिखने के वेज ये है, आपको इस तरह अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं। पहला क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जिसमें क्या एक ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है, इंजेस्ट मतलब खाना, टेक इन, खाने को अंदर लेके जाता है, टेक इन करता है, और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर बहुत सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, खाना पचाना और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करना और फिर उसमें से एनर्जी निकालना, एसिमिलेशन, उस एनर्जी को यूज करना। ठीक है, तो ये होता है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई हो गया या कुछ बैक्टीरिया यानी कि डिकम्पोजर्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं बाय सिक्रीटिंग आउट सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और वो एंजाइम्स उस खाने को तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। यानी वो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं कुछ सिंपलर ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, जो फाइनली एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। जो मैं आपको जस्ट बताकर आई हूं, ये सिर्फ आपके लिए क्या है, नोट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको लिखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कुछ एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, वो एंजाइम्स जो मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उसको बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इनसाइड दी बॉडी। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, चाहे वो बॉडी के ऊपर रह रहे हैं चाहे बॉडी के अंदर रह रहे हैं,
अंदर भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके वॉर्म्स हो गए, एस्कैरिस, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, वो हो गया, या आपके सर पे जो जुएं पड़ जाते हैं वो आउटसाइड द बॉडी है, बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, कसकटा हो गया, प्लांट के ऊपर रह रहा है, राइट। तो ये अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है, ये डायरेक्टली होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, डायरेक्टली उनसे ले लेते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एज आ बोझ लदे रहते हैं, उनसे डायरेक्टली छीन लेते हैं, ठीक है। तो दे कैन बी इंटरनल ऑल्सो, यानी कि दे कैन बी एंडोपैरासाइट्स, बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट्स, एंड दे कैन ऑल्सो बी एक्टोपैरासाइट्स, यानी बॉडी के ऊपर बाहर से, ठीक है। सो ये हो गए आपके 3 टाइप्स ऑफ हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया हो। अगर मैं अब बात करूं अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि अमीबा जो है ना वो क्या फॉलो करती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम लोग फॉलो करते हैं, यानी इंजेशन स्टेप भी होगा, डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, असिमिलेशन भी होगा, इजेशन भी होगा। जब ये पांचों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन पांचों प्रोसेस को मिला के क्या बनता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपका जो अमीबा भी है वो ये सारे स्टेप्स करता है। जैसे ये देखो, ये रहा आपको अमीबा, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, इसने खाने को अपने अंदर लिया, इंगल्फ किया। इंगल्फ मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है इंजेशन, खाने को अंदर लिया गया है, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, इंजेशन हुआ, उसके बाद फूड वैक्यूल, यानी ये जो खाना है वो फूड वैक्यूल के अंदर चला गया। अब उस फूड वैक्यूल के अंदर पूरा प्रॉपर डाइजेशन होगा, पूरा डाइजेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और जो खाना नहीं पचाया जा सका, जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया, उसको इजेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। दैट इज अनडाइजेस्टेड मटेरियल, दैट इज व्हाट, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। समझ में आया क्या बोल रही हूं, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे मेथड फॉलो हो चुके हैं। इंजेशन हुआ है, डाइजेशन हुआ है, एसिमिलेशन होने के बाद इजेशन हो गया, बाहर निकाल गया, बाहर खाने को निकाल दिया गया जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है। यानी आपका जो अमीबा है वो भी क्या फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है इंजेशन भी, वो फॉलो कर रहा है डाइजेशन भी, वो फॉलो कर रहा है एब्जॉर्प्शन भी, और उसके बाद असिमिलेशन करने के बाद इजेशन भी फॉलो कर रहा है। तो ये देखो, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप कंपेयर करेंगे तो देखो, इंजेशन हुआ, फिर यहाँ पे फूड वैक्यूल बनेगी, वहां पे खाना अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद, असिमिलेशन होने के बाद, उसमें से एनर्जी निकालने के बाद जो फाइनली जो प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकती बॉडी, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होगा, वो इजेस्ट हो जाएगा, इट विल बी इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी। यानी आपका जो अमीबा है इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या फॉलो कर रहा है बच्चों, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली बच्चों कि न्यूट्रिशन में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सॉरी अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें वो क्या करते हैं बेसिकली फैगोसाइटोसिस के थ्रू। व्हाई इट इज रिटन फैगोसाइटोसिस, ये भी पूछ सकते हैं। अगर आपको होलोजोइक ना मिले ना तो फैगोसाइटोसिस वर्ड मिलेगा। फैगोसाइटोसिस मतलब फैगो जो उनके ये होते हैं ना स्टेप्स, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, इसके हेल्प से वो खाने को अंदर लेके आते हैं। फैगोसाइट मतलब अंदर इंगल्फ कर लेना, तो ये प्रोसेस भी फैगोसाइटोसिस कहलाता है, जिसमें खाने को क्या कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, अंदर ले आते हैं, करेक्ट है। तो जहां पे जो सेल है वो सॉलिड फूड मटेरियल को इंगल्फ करता है, अंदर लेके आता है बॉडी के, और उसके बाद ये सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं। जबकि यू नो कि जो हमारा अमीबा है इट इज अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड, एक ही सेल है, उसके बावजूद ये पूरा का पूरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है जो हम करते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है बच्चा लोग। तो यहां से आपका आज के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट्स लेकर आई थी वो पूरे खत्म होते हैं। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया है तो डाउट सेक्शन इज ओपन, अपने सारे डाउट्स वहां पे पोस्ट करिए, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, चीजें समझा दी गई हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो जस्ट नो कि आपको कितना चीजें समझ में आई है, करेक्ट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बायो प्रोडक्ट, वेयर डज द ऑक्सीजन कम फ्रॉम। यानी हमारे फोटोसिंथेसिस में एज अ रिजल्ट 3 चीजें हमें मिली थी, ग्लूकोज विच इज अ मेन प्रोडक्ट फूड मटेरियल, सेकेंड वॉज O2 which is a by product, ऑक्सीजन जो हम इनहेलन करते हैं, and the third one was water,
एंड द थर्ड वन वाज वाटर वेपर, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन मिला था वो किसके वजह से मिला था? ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ग्लूकोज की वजह से, वाटर की वजह से, या क्लोरोफिल की वजह से। तो बच्चों आपको याद होगा कि जब सनलाइट एंटर करती है लीफ में तो उस एंटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो वाटर है वो ब्रेक कर जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में, दैट इज H+H+O, यानी 3 एलिमेंट्स बन चुके हैं। और ये जो O वाला पार्ट है ये ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज होता है, यानी ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या रिलीज हुआ है? ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, दैट विल बी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनेल है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस काफी ट्रिकी है और ये बेस्ड है पूरा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। सो ऐसा ऑर्गेनेल का नाम बताओ जो प्लांट सेल में होता है और जिसका जो इन्वॉल्वमेंट है, जिसका जो रोल है वो फोटोसिंथेसिस में आता है। ऑप्शन है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडीज। तो हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिड्स होती हैं जिसका एक फॉर्म क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इट इज द सेल ऑर्गेनेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स क्लोरोफिल। It contains what? It contains chlorophyll which is important for capturing the sunlight. वो सनलाइट जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में रोल आएगा, जिसकी वजह से एटीपी बनेगी, जिसकी वजह से फाइनली जो आपका हाइड्रोजन है वो CO2 से कंबाइन करेगा और ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो कहानी यहां से शुरू हुई थी। तो आपका जो ये आंसर है क्या होगा? ऑप्शन सी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि जो आपका ओमीबा है जिसमें ए गायब है, ओके ठीक है, आ भी नहीं रहा ए आपका, ठीक है। जो आपका ओमीबा है इट कैप्चर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? यानी वो कैप्चर करता है अपने फूड को किस प्रोसेस से? तो हमें पता है वो सीडोपोडिया यूज करता है खाने को अंदर लाने के लिए, और उस प्रोसेस का हम जस्ट पढ़कर आए हैं कि उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी इंगल्फिंग द फूड, फूड को इंगल्फ किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया एंड दिस प्रोसेस नोन एज फैगोसाइटोसिस। करेक्ट है, करेक्ट है। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में मजा आया हो, सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए हो। अगर हो गए हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्रिस्टल क्लियर विद रेड हार्ट। रेड हार्ट इज माय फेवरेट इमोजी, ठीक है। तो लेट्स सी रेड हार्ट्स कितने हैं आज, ठीक है। तो बच्चों बस वही हमारा रोज का ज्ञान, रिवीजन इज महान, है ना। तो रिवीजन करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो और फाइनली सक्सेस तक पहुंचो, रिजल्ट तक पहुंचो और मैम को आके इन्फॉर्म करो कि मैम वी हैव डिड इट, हमने कर दिखाया, हमने कर लिया। करेक्ट है। सो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मुस्कुराओ, खेलो, कूदो, रिवीजन करो, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय।